क्या डिफरेंस है? कुछ 20s में इतना अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि 20s की एज में अगर आप अपने साथ ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मुझे अपना पैशन मिल जाए, तो वो अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। तो मैं कैसे स्ट्रेटेजी के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ? व्हेनेवर वी आर थिंकिंग अबाउट इंटरेस्ट, तो हम कहीं ना कहीं पैसे को भी वहाँ पे जोड़ देते हैं। यू आर डूइंग एन एक्टिविटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कल को मुझे कोई बोले कि भाई आप यूट्यूब वीडियो बनाओगे अगर आपको पैसे ना मिले, तो जब तक हमारे पास हमारा ये पर्पस क्लियर है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे अगर फ्रीलांसिंग ही करनी है, लेट्स से वीडियो एडिटिंग में ही जाना है आगे। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक हैबिट्स कि इससे करने से आपको आपके बारे में बहुत चीज़ें पता लगेंगी? इंसान अपने आप को खुद तब जान पाता है जब वो अपने साथ अकेला बैठे। इफ़ यू आर इन योर 20s एंड आप अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू इन योर लाइफ, या आप अपनी लाइफ को लेके बहुत सैड फील कर रहे हैं, या आपको सोशल मीडिया पे जाके ये लगता है कि सब लोग अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, यू नीड टू वॉच दिस पॉडकास्ट। आपने YouTube पर जाकर ऐसी हजारों लाखों वीडियो देख ली होंगी, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या टॉप हाई डिमांडिंग स्किल्स क्या हैं जिनमें आपको करियर बनाना चाहिए। बट आफ्टर वॉचिंग दोज काउंटलेस वीडियो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे, बिकॉज आप एक ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल को लैक कर रहे हैं जिसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात किया है। आज के पॉडकास्ट में हमने जिन गेस्ट को इन्वाइट किया है, उन्होंने ना कि सिर्फ ये वन इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बात की है, उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क्स भी शेयर किए हैं जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देंगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम लाइफ। बट उससे पहले वो आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड योर गोल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपका बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ हो, देन दिस पॉडकास्ट इज मस्ट वॉच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स वेलकम आरिब। हाय आरिब, एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। आई एम ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो आरिब, हम पहले स्टार्ट करते हैं कि लोगों को ये पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए। ऐसा क्या आप बताने वाले हो कि जो भी 20s में होंगे अपने, तो उन लोगों को अपने डिस्ट्रैक्शंस हटा के फॉर नेक्स्ट 20-25 मिनट या 40 मिनट्स के लिए वो आपको ही सिर्फ सुने? ऐसा क्या आप बताओगे? मैं पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि किसको नहीं सुनना चाहिए। अगर आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है अपने करियर में, आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है अपने करियर में, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करते हैं, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता नहीं है कि आप करियर में क्या करें, क्योंकि ये 20s की एज ऐसी चीज़ होती है कि आपका दोस्त कुछ कर रहा है, आपके जूनियर्स कुछ कर रहे हैं, आपके सीनियर किसी MNC में है, पेरेंट्स आपको कहते हैं ये कर लो, चाचा जी आके कहते हैं सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेते, आपका जो कॉलीग है वो डेनमार्क में जाके मास्टर्स कर रहा है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनपुट, बट आपको नहीं पता उसको किस तरीके से फ़िल्टर आउट करें अपने लिए। प्लस आपको ये भी नहीं पता कि इंटरनेट पे इतना ज़्यादा जो एडवाइस है उसको अपने लिए किस तरीके से अप्लाई करें। तो ये जो 20s की डेकेड है, ये डिफ़ाइन करती है कि हमारी पूरी लाइफ के लिए क्या फाउंडेशन रहेगी, यहाँ पे वो फाउंडेशन लेकी जाती है। तो अगर यहाँ पे ध्यान ना दिया जाए, इसको स्ट्रेटेजिकली खेला ना जाए इस 20s की डेकेड को, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है आगे जाके। तो क्योंकि मैं अब 30s की एज की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा हूँ, मैं अभी 29 का हूँ एंड कुछ ही महीने में मैं 30s का पहुँच जाऊँगा। तो ये जो मेरा मेजॉरिटी डेकेड रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और ओवरवेलमिंग सिचुएशन से गुजरा है, एंड आई वाज स्टक, और मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या करें। बट इवेंचुअली मैं वहाँ से उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल कर आया हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले कुछ मिनटों में मैं बता सकूँ कि किस तरीके से आप अगर अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, करियर में स्टक फील कर रहे हैं, तो वहाँ से कैसे बाहर आ सकते हैं। तो अभी आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि इस एज में बहुत ही ज़्यादा हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है हमारी सिचुएशन। एंड इस एज में अगर कोई कॉलेज में है या 20s में है, तो उनको पता नहीं उनका पैशन क्या है, उनकी स्किल क्या उनको लेनी चाहिए। उनको उनसे पूछते तो उनको लगता है मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। तो एज अ 20s में मैं कैसे उसको फ्रेम कर सकती हूँ कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकती हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि 20s की एज में अगर आप अपने साथ ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मुझे अपना पैशन मिल जाए या मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाए, तो वो अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि हमें अपना पैशन फाइंड करना है। वैसे तो पैशन फाइंड करना इज़ नॉट अ वेरी गुड एडवाइस, लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है, तो अर्ली 20s शुड नॉट बी अबाउट फाइंडिंग वन आंसर, इट शुड बी अबाउट एक्सप्लोरिंग एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। नाउ ये हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी एडवाइस लगे, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा है कि भाई एक चीज़ के साथ स्टिक करके रखना चाहिए, लेकिन अर्ली 20s का जो स्पेसिफिक एज है उसमें आपको ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर मैं खो जाता हूँ, मैं फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता कि ये जो काम था, ये जो प्रोसेस था, उसमें मैं बिल्कुल खो जाता हूँ, मुझे टाइम का पता नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ जहाँ पर आप फ्लो जोन में चले जाते हैं, फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर दूसरे आपको कई बार अप्रिशिएट करते हैं लेकिन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। कई बार मुझे बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते थे कि योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आर प्रीटी गुड, तो मैं कहता था कि हाँ यार ठीक है, इसमें ऐसी कोई क्या बड़ी बात है। बट इफ़ यू आइडेंटिफाई एंड यू डाइव डीपर, पब्लिक स्पीकिंग कैन बी लुक्रेटिव स्किल, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो।
तो कई बार नॉलेज बायस हो जाता है, हमें लगता है कि ये हमारे पास नॉलेज है तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बट नॉर्मल बात नहीं है। तो 20s की एज, अर्ली 20s की एज स्पेसिफिकली, आप 22, 21, 23 साल, 24 साल के हैं, तो ट्राई टू डू एज मेनी एक्सपेरिमेंट्स एज पॉसिबल। ऑफकोर्स वो स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली उठा के कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करिए, प्राइवेट में कर सकते हैं, पब्लिक में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए आप अपने बारे में जान सकें कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे क्या वीकनेसेस हैं, कौन सी चीज़ है जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सी चीज़ मुझे बार बार पुल कर रही है अपनी तरफ। क्योंकि वेन वी आर थिंकिंग अबाउट इंटरेस्ट, तो हम कहीं ना कहीं पैसे को भी वहाँ पे जोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पैशन है आपका, दैट विल कम आउट व्हेन यू आर डूइंग एन एक्टिविटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कल को मुझे कोई बोले कि भाई आप यूट्यूब वीडियो बनाओगे अगर आपको पैसे ना मिले तो मैं कहूँगा हाँ यार, मुझे समझाने में, मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे ये जो करियर के डाउट्स हो गए या फिर सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करने में, मैं वैसे भी करूँगा। मैं पहले भी करता था जब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, अभी हाल ही में वैसे मोनेटाइज हुआ है, बट आई वुड डू दैट रिगार्डलेस। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आउटपुट आपको मिले भी ना, आपको रिकग्निशन, फेम कुछ भी ना मिले, तब भी आप करोगे, तो दैट कुड बी योर पैशन। एक मार्कर वो हो सकता है। तो अभी आपने 2-3 चीज़ें बोली हैं कि पहली चीज़ तो ये हाउ कैन आई आइडेंटिफाई, आपने बोला है कि स्ट्रेटेजी के साथ ही आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो मैं कैसे स्ट्रेटेजी के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हूँ जिससे मैं एक वो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना करूँ मे बी, और चीज़ों को समझ सकूँ कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। राइट। तो जैसे आप स्कूल में होते हैं या फिर आप लेट्स से कॉलेज में हैं, तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो चुका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के ज़रिए जब आप 11-12 करके निकल जाते हैं, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ या कुछ गेम्स पीरियड भी होते थे, कुछ म्यूज़िक के पीरियड्स होते थे, कुछ आपके एजुकेशन स्पेसिफिक जो थ्योरी वाली स्किल्स हैं वहाँ के कुछ चीज़ें होती थी, कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते थे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहे होंगे जहाँ पर आप नेचुरली बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे, आपको उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था। हो सकता है कि ज्योग्राफी आपको इतनी ज़्यादा पसंद थी, आप बिना पढ़े ही उसमें 95 लेके आ जाते थे। हो सकता है कोई इंग्लिश में 91 आउट ऑफ 100 ले आता था, उसको वो कहता है कि यार ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है। किसी को केमिस्ट्री में बड़ी ज़्यादा पकड़ होती है। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो पहले तो हमें ये सारे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको लिखना है कि यहाँ पर मेरा स्ट्रेंथ है, यहाँ पर मेरे ज़्यादा मार्क्स आते थे, दैट मीन्स दिस इज़ अ स्किल, या फिर यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, नॉट एक्जैक्टली समथिंग विद इन दोज लाइन्स, बट कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। तो पहले तो वो लिखना है। हमें ये भी लिखना है कि कई बार हम एक ही डायरेक्शन में लगे पड़े होते हैं। कई बार हम लोग साइंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस ले लेते हैं कि पीयर प्रेशर में आके, या फिर पेरेंट्स कहते हैं कि साइंस लो तभी आपका कुछ ज़िंदगी आगे बढ़ पाएगी। तो कई बार केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हो गए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो सॉल्व भी नहीं हो रहे होते। बहुत ज़्यादा बंदा मेहनत कर रहा है, लगा पड़ा है, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन जा रहा है, स्कूल के अलावा अलग कोचिंग भी ले रहा है, तब भी नहीं हो पा रहे, और बहुत ज़्यादा उसने एफर्ट कर लिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पा रही उससे। तो वो एक मार्कर है कि मे बी दिस इज़ योर वीकनेस ना। ऑफ कोर्स ब्रेन प्लास्टिक होता है, वो इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर आपको बार बार ये फीडबैक आ रहा है इतनी मेहनत करने के बाद भी कि यहाँ पर आप आगे एक्सेल नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी वीकनेसेस हैं। सो करियर डिसीजन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, बल्कि ये भी होता है कि आप अपनी वीकनेस को पहचानें कि व्हाट इज एग्जैक्टली इज़ योर वीकनेस। क्योंकि अगर आप इसी डायरेक्शन में आगे चले गए, लेट्स से यू डिसाइड कि अच्छा मैथमेटिक्स या फिर जो टेक डोमेन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग हो गई, वहाँ पर आपका ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट हो गया वो यूटिलाइज होता है। आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कोई आपको इन्फ्लुएंसर आके बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ा स्कोप है, आप इसमें जाना चाहिए आपको, बट दिस इज़ योर वीकनेस, तो आप उसमें कैसे एक्सेल कर पाओगे आगे जाके। तो हमें अपनी ये तो पहले एप्टीट्यूड के हिसाब से स्ट्रेंथ्स लिखनी है कि कहाँ कहाँ पे हम नेचुरली परफॉर्म कर रहे थे, और हमें अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ कहाँ पे हम उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, हम मीडियोकर से थे, बहुत ज़्यादा हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे स्ट्रेंथ एरियाज़ थे, तो उस डायरेक्शन में लेट्स से मेरा एक स्ट्रेंथ एरिया है, मेरे सामने निकल के आ रहा है कि इंग्लिश में मेरे 91 आते थे आउट ऑफ 100। तो इंग्लिश के ज़रिए मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, लेट्स से मैं लिंक्डइन पे कुछ कंटेंट लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या फिक्शनल कोई बुक लिख सकता हूँ, क्या मैं ईमेल्स बना सकता हूँ, ईमेल्स लिख सकता हूँ। तो वो राइटिंग में अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है। सो लेट्स से आपने कोई एक चीज़ पिक कर ली एंड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद कंटेंट राइटिंग। तो अब कंटेंट राइटिंग की अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, सो यू वुड से कि यार मैं 30 दिन के लिए या 60 या 90 दिन के लिए कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा एक प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से, एंड देन यू मेक अ हाइपोथेसिस कुछ ऐसे हो सकती है कि 90 दिन बाद मेरे पास 100 ऐसे कनेक्शंस बन जाएंगे जो कि कंटेंट राइटिंग की डोमेन में होंगे। तो उस चीज़ को आप टेस्ट करिए, वहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होंगे तो आप अपनी फीलिंग्स को टेस्ट करिए कि मेरी क्या फीलिंग है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग करते हुए। क्योंकि आउटपुट या आउटकम्स तो आ जाएंगे, बट इफ़ यू आर नॉट रियली फीलिंग लाइक इट, देन मे बी इट इज़ अ
इंडिकेटर कि आपको किसी और चीज़ पे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो फिर इंग्लिश से अलाइन जो आपने लिस्ट बनाई थी, देन यू कैन मूव ऑन टू द सेकंड थिंग। तो अभी आपने एक बात बोली कि मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, मुझे वीकनेसेस पे ध्यान देना है, स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। बट ये जो 20s की एज होती है ना, जब कॉलेज में होते हैं, स्पेशली जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि दिस इज़ टाइम जहाँ पे मैं बाहर जाऊँगा, मैं बहुत अलग अलग चीज़ें पार्टी करूँगा, मैं फ्रेंड्स बनाऊँगा, मैं नया सर्कल बनाऊँगा और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। तो इन टर्म्स ऑफ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जहाँ पे उनको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, दे स्पेंड टाइम इन चीज़ों में, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में या फ्रेंड के साथ पार्टी, ये सब चीज़ें करने में चला जाता है। सो वो एक चीज़ को कैसे कर सकते हैं कि हाँ मैं इन्जॉय भी करूँ बट एट द सेम टाइम मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब लास्ट ईयर भी आ रहा होता है तो पैनिक होते हैं कि अरे मैंने तो अपना पैशन ही फाइंड नहीं किया है, मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं किया, मेरे पास तो कोई जॉब ही नहीं है, मुझे क्या करना है। तो फिर वो चीज़ों को कैसे टैकल डाउन किया जाए? मुझे लगता है कि अगेन यहाँ पर एक्सट्रीम्स में जीना ठीक नहीं है। दोनों एक्सट्रीम्स, अगर हम एक एक्सट्रीम पकड़ें कि मज़े करने, पार्टी करने, कॉलेज लाइफ एक ही बार आती है, स्पेसिफिकली अगर हॉस्टल लाइफ होगी, तो मैं 5 साल हॉस्टल में रहूँ और कई बार हमें लगता है कि यार ये जो लाइफ है ये बार बार नहीं आएगी, इसको अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन ऑन दूसरा एक्सट्रीम या दूसरा जो एंड है, वहाँ पर हमें ये लगता है कि अपने करियर को डेवलप करना है, स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है, शायद कोई एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा सेकंड या थर्ड ईयर में जाके। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों पे या दोनों एक्सट्रीम्स पे रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, सिर्फ घूम फिर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल भी, आप अपने करियर पे लात मार रहे हैं। और अगर आप एक ही एक्सट्रीम में हैं तो फिर आप बाद में जाके 50-60 की एज में जाके आप रिग्रेट करेंगे कि यार थोड़े मज़े ही कर लेते, करियर तो बन ही जाता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस बना के ऑफ कोर्स ये चलना ज़रूरी है। आप ये बैलेंस ऑफ कोर्स ये इंसान पे डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से बैलेंस बनाना है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ों में ना जाएं जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में प्लेजर मिले, लॉन्ग टर्म में रिग्रेट हो। हमेशा ये एक रेज़र बना के चलना है या फिर ये मार्कर बना के चलना है कि अगर ये शॉर्ट टर्म में मुझे प्लेजर दे रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म पे नुकसान कर रहा है, तो मैं इस चीज़ से दूर रहूँगा। ये एक मार्कर लेके आप आगे तक चलेंगे तो कॉलेज लाइफ बहुत ही सरलता से निकल सकती है। बट डोंट ट्राई टू बी इन एक्सट्रीम्स, क्योंकि कॉलेज के दोस्त हो गए वो आपके साथ हो सकता है आपके 30s में ना रहे हैं, 30s में आपके दूसरे दोस्त होंगे। तो इंस्टाग्राम या फिर ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में लेके चला जाता है हमें कि कॉलेज के दोस्त थे हमारे, उनके साथ हम कितने मज़े करते थे। वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू स्टिक विद यू इन द लॉन्ग टर्म। तो मज़े करो, डेफिनेटली मज़े करो उनके साथ, पार्टी वार्टी करनी है पार्टी करो विद इन लिमिट्स, विद इन रीज़न, लेकिन कोशिश करो कि कुछ टाइम अपने लिए अपने साथ स्पेंड कर सको ताकि अपनी स्किल्स डेवलप हो सकें। ये पर्सनल डिसीजन है कि किसी को कितना रेशो रखना है। मैं अगर होता तो शायद मेरा थोड़ा सा करियर की तरफ ज़्यादा अलाइनमेंट रहता, क्योंकि दैट इज़ हु आई एम। लेकिन हाँ, मैं मिस आउट नहीं करता बहुत सारी चीज़ों में, मैं दोस्तों के साथ बात भी करता, उनके साथ थोड़ा बहुत घूमता। आपने एक वीडियो में एक और चीज़ बोली थी कि जब हम एक कॉलेज में होते हैं या मे बी शायद हम उस एज में होते हैं जहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि मुझे करना क्या, किस चीज़ में ज़्यादा पैसा है, तो हम किसी को देखते हैं यूट्यूब पे जो बोलता है मैंने 1 करोड़ रुपीज़ फ्रीलांसिंग से बनाया, कोई बोलता है मैंने कंटेंट राइटिंग से बनाया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ों में चले जाते हैं। तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट कि जब आप यूट्यूब पर ये कॉन्टेंट देखें, आप आज के टाइम पर बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मुझे कैसे वो चीज़ों को अवॉइड करना है कि मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना रहूँ चीज़ों को देख के, पैसों को देख के? सो आई थिंक मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्कर। हमें पैसे चाहिए और पैसे के पीछे भागना एक लिमिट तक वो जायज़ भी है, जाना भी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। जो लोग कहते हैं कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, बट एवरीथिंग यू डू विल रिक्वायर सम लेवल ऑफ मनी, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन हम इसलिए भागते हैं अलग अलग चीज़ों के पीछे, अलग अलग वीडियोज़ के पीछे, ड्रॉप शिपिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। दैट इज़ बिकॉज हमारा इंटरनल मार्कर या इंटरनल कंपास स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम पे, और वो 20s की एज में होता भी है, जो यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है। मन हमारा भटकता है क्योंकि हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड ज़्यादा दिख रहे होते हैं। किसी यूट्यूबर, कोई व्लॉगर है, कोई 80 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, तो हमें लगता है कि अच्छा यार ये व्लॉगिंग कर लेंगे तो मज़े आ जाएंगे हमारे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप व्लॉगिंग में जाते हो आपको रियलाइज़ होता है कि यार 50 व्यूज़ भी नहीं आ रहे हर वीडियो पे, तो क्या चीज़ है, क्या मिसिंग है। तो रादर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब हम अपना इंटरनल कंपास डिफाइन कर लेते हैं क्लियरली कि मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से, और फिर हम कॉन्शियसली कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो वो ठीक है। क्योंकि कंटेंट को ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल शट डाउन कर दोगे, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अपनी लाइफ में। यू कैन नॉट कम्प्लीटली शट डाउन द डिजिटल कंटेंट मीडियम्स। लेकिन जब तक हमारे पास हमारा ये पर्पस क्लियर है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे अगर फ्रीलांसिंग ही करनी है, लेट्स से वीडियो एडिटिंग में ही जाना है आगे, तो मैं स्पेसिफिकली उसी से रिलेटेड कंटेंट अपने लिए क्यूरेट करके रखूँगा। मैं उन्हीं एक्सपर्ट्स को फॉलो करूँगा जो कि वीडियो एडिटिंग में है, रादर देन थिंकिंग के यार वीडियो एडिटिंग में आज काम नहीं बन रहा तो ड्रॉप शिपिंग पे जंप कर लेते हैं, ड्रॉप शिपिंग पे काम नहीं बन रहा तो ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाते हैं। तो ये स्विच करते रहना एक से दूसरी जगह, ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाएगा।
लेकिन जब तक आपका ये इंटरनल कंपस क्लियर है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, तो ये चीज़ें आपको फिर डिस्ट्रैक्ट उतनी नहीं करती। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट, जैसे मैंने अपने 20s में मैंने देखा है कि मैंने जब अच्छी हैबिट्स को फॉलो किया, जैसे जर्नलिंग करना हो गया, अच्छी बुक्स रीड करना हो गया, तो मेरा माइंडसेट ऑटोमेटिकली ऐसा डेवलप होना चालू हो गया था। तो आप क्या ऐसी कुछ हैबिट्स हैं जिससे लोग बाग अपने आप को फाइंड आउट कर सके, क्योंकि इफ़ यू नीड टू फाइंड एनीथिंग पहले आपको आपके खुद की चीज़ों को फाइंड करना पड़ेगा कि हु यू आर। तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक हैबिट्स कि इससे करने से आपको आपके बारे में बहुत चीज़ें पता लगेंगी? हाँ, मुझे लगता है कि अगेन जो अभी हमने डिजिटल वर्ल्ड का एग्जांपल लिया, उसका हमें थोड़ा सा फ्लिप साइड पे जाना पड़ेगा। इंसान अपने आप को खुद तब जान पाता है जब वो अपने साथ अकेला बैठता है। और कई बार ज़िंदगी में जब आपको ठोकरें मिलती हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में समझ आती हैं कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो किसी चीज़ को लेके। तो अगेन यहाँ पर दो चीज़ें हो गई। एक चीज़ हो गई कि आप जब चीज़ें ट्राई करते हो, और फिर जब आप क्योंकि जर्नलिंग बाय इटसेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, आप लिख रहे हो अपने थॉट्स को, तो वो कहीं पे इट्स नॉट गोइंग टू लीड एनीवेयर। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि जब आप स्ट्रेटेजिकली एक्सपेरिमेंट्स करते हो और आप लिखते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट को लेके, इस आउटपुट को लेके, इस प्रोसेस को लेके, देन यू गेन सम इंसाइट्स अबाउट योरसेल्फ। तो आपको कुछ इंसाइट्स पता लगती हैं अपने बारे में, तो जर्नलिंग आपको हेल्प करती है, या डायरी में जो आप लिखते हो वो हेल्प करता है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी, आपने देखा होगा, जैसे मैं अगर मेट्रो में जाता हूँ तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान मोबाइल पे ही लगा हुआ होता है। सो पीपल आर स्क्रोलिंग रील्स या लिंक्डइन या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, पीपल आर स्क्रोलिंग दैट। तो कोई भी क्षण जो है हमारी लाइफ का वो खाली नहीं है। हमने इस बस चीज़ों को ऑक्यूपाई कर लिया कि 7 से 8 बजे मैं कोई ऑनलाइन कोर्स लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पे मैं कुछ देख रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, अगले दिन फिर जॉब आ गई, जॉब का पूरा शाम तक चला गया, एंड देन वो साइकिल चलता है। अपने लिए टाइम जो है वो नहीं है हमारे पास, द टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग विद आवरसेल्व्स, जहाँ पर कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है, वी आर जस्ट सिटिंग विद आवरसेल्व्स। तो मुझे लगता है कि ये इंट्रोस्पेक्शन अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली हैबिट तो ये हो गई कि वेदर यू आर एबल टू सिट विद योरसेल्फ विदाउट एनी डिजिटल डिवाइस। आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें बंद करके अपने साथ बैठ सकते हो, और मतलब कामली बैठ सकते हो। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि आप देखना चाह रहे हो कि क्या चल रहा है मेरे मोबाइल में। सो दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट हैबिट टू डेवलप इन दिस पर्टिकुलर एज। दूसरी हैबिट मुझे लगता है कि हैबिट ऑफ रिड्यूसिंग द टाइम बिटवीन आइडिएशन एंड एग्जीक्यूशन। हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इतनी कंज्यूम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मिलेनियल्स हो गए, जेनजीज हो गए, क्योंकि हमारे पास बहुत ईजी एक्सेस हो गया है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट नहीं करते कभी, वो हमारे माइंड में रहता है। हमने बहुत ज़्यादा फिलोसफी पढ़ ली है, साइकोलॉजी पढ़ ली है, हमें बहुत ज्ञान आ गया, बट दैट इज़ नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड। तो आइडियाज़ और एग्जीक्यूशन के बीच में गैप जितना रिड्यूस हो सके उतना हमें रिड्यूस करने की हैबिट डालनी होगी, ताकि पता तो लगे ना कि वो आपका ज्ञान काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट ज्ञान। सो आई थिंक दैट इज़ द सेकंड हैबिट। थर्ड हैबिट मुझे लगता है कि आपकी होनी चाहिए, जर्नलिंग कैन बी डेफिनेटली हेल्पफुल। शायद वो मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन जब भी आप जर्नलिंग करते हैं तो इट अलाउज यू टू रिफ्लेक्ट योर ओन थॉट्स, आपको इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिलता है। सो अगेन जर्नलिंग आपका यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक किस तरीके से लिखना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जर्नलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। इट्स जस्ट डंपिंग योर थॉट्स, कि क्या सोच रहे हो आप, उसको आप डंप कर दो और फिर उसको आप देखो पढ़ के कि क्या आपके माइंड में चल रहा है। सो या आई थिंक दीज 3 हैबिट्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, तो राइट नाउ अभी आपने भी बताया था कि 2 तरीके हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो 20s में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो 20s में बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि इन दोनों जो कैटेगरीज हैं इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ 20s में इतना अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अलग अलग मार्कर्स हो सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग काफ़ी हद तक हमें इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरीके से हम एक्ट करते हैं। मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डाइव डीपर इनटू द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इश्यूज़, लेकिन कई बार कुछ स्पेसिफिक ट्रॉमास हो गए जो कि हमें आगे ग्रो नहीं करने देते। कई बार हमें पता होता है कि हम ये आगे इस पाथ पे आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हम हो जाएंगे, बट वी सैबोटाज आवरसेल्फ, हम आगे बढ़ते नहीं। तो कुछ ना कुछ हमें ब्लॉक्स होते हैं हमारे सामने जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ तो खुद के ब्लॉक्स होते हैं, इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं, कुछ आपकी दुनिया के ब्लॉक्स होते हैं जो कि दुनिया आपके ऊपर इम्पोज करती है। एक चीज़ आपको करनी है, पेरेंट्स आपके लिए कोई और चीज़ करवाना चाहते हैं आपको कुछ और चीज़ पता है कि यहाँ पर मैं अलाइन हो जाऊँगा, लेकिन आपके जो जितना भी पीयर ग्रुप है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो मे बी यू आर फेसिंग दैट पीयर प्रेशर। तो जो डायरेक्टली या फिर जो ड्रिवन होते हैं अर्ली 20s में, उनको पता है कि हमें क्या करना है, जिनके लिए चीज़ें अलाइंड होती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स उनके फेवर में काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक फैक्टर उनका डेफिनेटली ये होता है कि उनका फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होता, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो रेजिलिएंट होते हैं कि फेलियर आएगा भी तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग 20s में बहुत ज़्यादा कतराते हैं या फिर आगे बढ़ने से डरते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि फेलियर हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो फिर लोग मुझे जज करेंगे, या फिर मेरे कॉलीग्स या मेरे बैचमेट्स मुझे जज करेंगे, मेरे पेरेंट्स की नज़रों में मैं गिर जाऊँगा, मेरे सिबलिंग मुझसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं वो फियर हमें पैरालाइज कर देता है
I think that is one another factor that differentiates the people who are really performing well and the people who are not performing so well. अभी आपने माइंडसेट की बात की है कि एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, सो व्हाट एग्जैक्टली ये दोनों होते क्या हैं एंड इनको डिटेल में आप कैसे समझा सकते हो? फिक्स्ड माइंडसेट हमारा सिंपली अगर हम बात करें तो ये है कि जब भी हमारे सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है, लेट्स से मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं मेरी कम्युनिकेशंस मैनेजर की जॉब है, अब मेरे डोमेन में मेरे जो रोल है उसके हिसाब से लेट्स से 3 से 4 एक्टिविटीज़ हैं जो कि मुझे हैंडल करनी है। एक हो सकता है सोशल मीडिया है, एक हो सकता है कि मुझे कुछ कोलैटरल्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं, एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन इमीडिएटली मेरे सामने कोई और चीज़ आ जाती है जो कि स्कोप से थोड़ा सा बाहर है। हो सकता है वो ये हो कि आपको फंडर से बात करनी है, आपको फंड रेजिंग करनी है। तो फिक्स माइंडसेट ये है कि मुझे एकदम से वो रोड ब्लॉक दिखता है, मैं कहता हूँ कि यार फंड रेजिंग ये तो मेरे से नहीं हो पाएगी। तो मैं एकदम से अगर हाथ उठा के कहता हूँ कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे सिर्फ ये या यही आता है, मुझे XYZ आता है, तो वो फिक्स माइंडसेट का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहता हूँ कि अच्छा यार फंड रेजिंग है, ठीक है, इसको सीखा जा सकता है और ऐसे किया जा सकता है क्योंकि एक स्किल है, तो अगर मेरा ये एटीट्यूड है उस स्किल की तरफ, मतलब खाली सरफेस लेवल पे नहीं, एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ मैं सीख के इसको परफॉर्म कर सकता हूँ, सो दैट इज़ अ साइन या फिर दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट ये है कि आप अपनी सिचुएशंस को एज अ फ्लेक्सिबल देखते हो कि सिचुएशन के साथ डील किया जा सकता है। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि यार सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती और जो ये सिचुएशन मुझसे करवाएंगी वो मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा। तो वो इंसान कहता है कि जो कंट्रोल है वो सिचुएशंस के हाथ में, एनवायरनमेंट के हाथ में, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है कि कंट्रोल मेरी सिचुएशन का मेरे हाथ में है। दैट इज़ वन डिफरेंस अबाउट बिटवीन फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। मुझे पूरी प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता है कि 20s में अगर आपको अच्छा करना है, आप इफ़ यू नीड टू फाइंड आपके स्किल्स या कुछ अच्छा करना है, तो सबसे मेन चीज़ होती है माइंडसेट, जैसे अभी आप बात कर रहे हो। तो एक अच्छा माइंडसेट मुझे बिल्ड करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स ले सकती हूँ मैं? मे बी शायद मैं अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करूँ या मैं ऑब्जर्व करूँ चीज़ों को लेके, तो वो माइंडसेट में कैसे अच्छा हेल्दी माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकती हूँ? तो मुझे लगता है कि अगर हम सक्सेस को पहले तो डिफ़ाइन करें और उसके हिसाब से हम देखें कि 20s की एज में क्या क्या मैटर करता है। सो इट्स नॉट जस्ट माइंडसेट, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है वहाँ पे, या फिर अगर आप ऐसी इकोनॉमी में हो जहाँ पर उतनी ज़्यादा जॉब्स ही नहीं है या फिर उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो आप माइंडसेट का क्या ही कर लोगे कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आप अप्लाई करो, माइंडसेट बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही। तो आई थिंक किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता सक्सेस डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। डिमांड सप्लाई का भी रोल आ जाता है, अपने अंदर का भी रोल आ जाता है। लेकिन कमिंग बैक टू द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल, क्योंकि हम इकोनॉमी को शायद कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन हम डेफिनेटली अपने एक्शंस को, अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम अपने माइंडसेट को कंट्रोल या फिर एनहांस करने की बात करें, तो ये शुरुआत इसकी अगेन होती है कि वेदर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मीनिंग इन माई लाइफ, कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। क्या मुझे वो चाहिए जो मुझे सामने वाला जो कर रहा है मुझे वो चाहिए, या फिर मुझे एक्चुअल में कुछ डिफरेंस लेके आ रहा है। तो ये माइंडसेट जो है, अगेन इसमें अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है कि वेदर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, आपका इंटरनल कंपस क्या है, आपको आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। क्योंकि जब हमें क्लियरली डिफाइन होता है कि मुझे इस पथ पे आगे चलना है, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज पीपल इन योर नेटवर्क एज वेल। जब हमें ही खुद से क्लैरिटी नहीं होती या हम खुद ही अपने चीज़ों में उलझे हुए होते हैं, तो सामने वाला भी अपना कोई हाथ नहीं बढ़ाता आगे हमें आगे खींचने के लिए। सो माइंडसेट को एनहांस करने के लिए, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे एक तो आपका ये है कि इंट्रोस्पेक्शन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, जर्नलिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बट ये सरफेस लेवल टिप है। आपके हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हों पास्ट को लेके। एक सेल्फ इमेज का कॉन्सेप्ट होता है, एक साइको साइबरनेटिक्स करके एक बुक है मैक्सवेल वॉल्ट्स की, तो उसमें उन्होंने बताया कि इंसान की एक सेल्फ इमेज होती है। अब सेल्फ इमेज है, मान लीजिए कि आंचल की एक सेल्फ इमेज है और आंचल उसी डायरेक्शन में काम करेगी जो उसकी सेल्फ इमेज है। सो लेट्स से आंचल की सेल्फ इमेज है दैट शी इज़ को फाउंडर ऑफ एन एजेंसी, और वो फ्रीलांसर्स को कंसल्ट भी करती है, वो कुछ क्लाइंट्स को डील भी करती है, और वो अपनी टीम को मैनेज भी करती है। तो उसने अपने माइंड में एक सेल्फ इमेज बना रखी है जिसके अकॉर्डेंस में वो काम करती है। लेकिन जैसे ही अगर हम आंचल को ये कहें कि आंचल आपको अब जो है ये जो आप टीम हैंडल कर रहे हो, नाउ यू हैव टू हैंडल अ टीम ऑफ 100 पीपल, तो आप कहोगे कि यार मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो सेल्फ इमेज है, वो एक लिमिटेड टीम को हैंडल करने की है, मैं 100 पीपल की ये जो टीम है वो कैसे हैंडल करूँ, या फिर ये जो ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है उसको कैसे हैंडल करूँ। तो कई बार नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ आवर सेल्फ इमेज। तो हमारे थॉट्स माइंड में उसी हिसाब से आते हैं, मेरे माइंड में, किसी और के माइंड में। तो अगर किसी ने अपने माइंड में अपने आप को ये मान लिया है कि वो एक लूज़र है, कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, कंट्री ही ऐसी है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जैसे उसके माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं। उसके माइंड में वो अपने आप को सोच के बैठा है कि यार क्या ही हो पाएगा, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है इंडिया में, कुछ हो ही नहीं पाएगा यार, तो फिर वो एक्ट भी नहीं करेगा।
लेकिन एट द सेम टाइम किसी की सेल्फ इमेज ये है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ और मैं स्किल्स सीख सकता हूँ, अगर मेरे पास ऑब्स्टिकल्स आएंगे भी तो भी मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अगर किसी की ऐसी सेल्फ इमेज है तो वो चैलेंजेस को टैकल कर पाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर सेल्फ इमेज। आपका माइंडसेट हो गया या फिर आप सेल्फ इमेज कह लीजिए। आई नो माइंडसेट का क्वेश्चन था, बट वी ट्रांजिशन इनटू द सेल्फ इमेज बिकॉज दैट इज़ मच मोर डीपर कॉन्सेप्ट। हम सेल्फ इमेज के बाहर एक्ट ही नहीं कर सकते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ इमेज जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो हमें पास्ट में जाके अगेन रिजॉल्व करना पड़ता है कि पास्ट में ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मैं अपने आप को लूज़र फील करता हूँ। मैं अपने आप को क्यों बोलता हूँ कि मैं लूज़र हूँ? अगेन अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा। तो यू हैव टू स्टार्ट रिजॉल्विंग दोज इशूज़ कि अच्छा मैं अपने आप को लूज़र बोलता हूँ क्योंकि मैथ्स में एक बार मेरे 100 में से 30 मार्क्स आ गए थे और मेरी टीचर ने मुझे बहुत डांटा था पूरी क्लास के सामने, उसके बाद मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था। सो मे बी यू आर फाइंडिंग दैट लूप या फिर यू आर फाइंडिंग दैट थ्रेड। तो फिर अपने आप के साथ बैठ के ये बोलना पड़ेगा कि यार ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, टीचर ने मुझे डांटा था, कोई बात नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस भी अलग अलग प्रकार की होती है, सिर्फ मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं होती। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। तो इस तरीके से सेल्फ इमेज को आप रिजॉल्व करके या फिर एनहांस करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। राइट अभी जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे और मे बी शायद अगर आप अपने 20s में होते तो आप वापस 20s जाके में क्या ही चेंजेस लाते? मतलब हाँ, मतलब अभी हो, मतलब एकदम 20s में होते, एकदम यंगर वाले 20s में। उम्र हो गई हमारी, हाँ ओके। अगर मतलब आप फिर से वही 20 ईयर ओल्ड होते, बिल्कुल ही स्टार्टिंग के उस 20s में होते, तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहते कि मैंने ये मिस्टेक्स की थी और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता था, अपने 20s को और अच्छा संवार सकता था मे बी? अगर हम देखें कि ये यूजुअली क्वेश्चन हम कहते हैं कि मैं ये XYZ चेंज कर देता, बट आई थिंक मैं अगर कुछ चीज़ चेंज कर देता तो फिर शायद मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होता जिस पे मैं हूँ। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने दुनिया जीत ली है और मैं बहुत बड़ा करोड़पति का इंसान बन गया हूँ। करियर डेवलपमेंट इज़ अ प्रोग्रेस। ये ट्रैक जो है वो आपका पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे वो स्पेसिफिक टॉक्सिक बॉस नहीं होता, या फिर मैं उस सिचुएशन में, या फिर वो फ्रीलांसिंग जब मैं कर रहा था तो मुझे वो धोखा नहीं मिलता वहाँ पे, या फिर जो मैंने प्रपोजल भेजा था एक जगह पे, वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, तो इट्स अ गुड थिंग। जहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिले मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जहाँ से भी मुझे, जिन कॉलेजेस ने मुझे रिजेक्ट किया है, जिन जॉब्स ने मुझे रिजेक्ट किया है, आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि अगर वो मुझे सेलेक्ट कर लेते तो आज मैं स्टक होता अपनी सिचुएशन में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो चीज़ें जैसी हुई वो प्लान आउट थी। कई बार हमें लगता है कि यार वो थोड़ा ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, बट आई थिंक इट्स अ बिगर प्लान। आई बिलीव के जो भी प्लान्स बना रहा है, ऊपर वाला जो प्लान्स बनाता है वो किसी रीज़न की वजह से बनाता है। हाँ ऑफ कोर्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने टाइम को वाइजली स्पेंड करें। ऐसा नहीं है कि इधर उधर कुछ भी स्पेंड करते रहें, बट आई थिंक देयर इज़ अ बिगर रीज़न बिहाइंड ऑल दीज स्ट्रगल्स दैट यू फेस। सो आई एम ग्लैड कि ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, जो भी हुई हैं। ओके तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या टिप्स देना चाहोगे और व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी लास्ट तक? देखो मैं टिप्स तो यही दूंगा कि किसी भी इंसान से, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑफ कोर्स अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते ज़रूर हैं, लेकिन नाउ इज़ अ हाई टाइम दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इन्फ्लुएंसर्स। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कोई क्वेश्चन करता है। अभी रिसेंटली मेरे एक वीडियो पे आया था कि कोई कमेंट आया था, शायद वो सार्कास्टिक था या क्या था, उसमें कहा था मिस्टर अरीब इरशाद, मैंने आपके लिंक्डइन पे देखा, आप 20s में ही हैं और आप 20s के लोगों को ही एडवाइस कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार हाँ, मैं 29 ईयर्स 8 मंथ्स का हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं 30s का हो गया हूँ। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पीपल आर क्वेश्चनिंग। तो इन्फ्लुएंस होने के बजाय कि कोई आपको कह रहा है कि मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए ड्रॉप शिपिंग करके या वट एवर क्रिप्टो करेंसी है ऑल, तो उसके प्रति थोड़ा सा स्केप्टिकल होने की ज़रूरत है। भाई कैसे कमाए? क्या आपका ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड था जहाँ पर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ताकि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न भी आ गया? या फिर आप, क्योंकि हमें कई बार बहुत ज़्यादा लोग ऐसी स्टोरी भी क्राफ्ट करते हैं कि मैं बिल्कुल ज़मीन से उठ के आया हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं फाइनली करोड़पति बन गया। ऐसी स्टोरीज हमें पसंद भी आती है और नेचुरली वी आर वेरी अट्रैक्टेड टू द हीरोज़ जर्नी। लेकिन कई बार लोग इसको क्राफ्ट भी करते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं ऐसी स्टोरीज़ को, क्योंकि आजकल मैन्युफैक्चर करना बड़ा आसान है। तो बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट हु यू ट्रस्ट ऑन द इंटरनेट, स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग मी। और कभी भी किसी करियर पाथ को चूज़ करना है तो वो उसका जवाब आपको बाहर से नहीं मिलेगा, उसका जवाब आपको अंदर से मिलेगा। बिकॉज करियर का डिसीजन जो है वो आपके अंदर से ही आएगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये बता दो SSC का एग्ज़ाम करूँ, UPSC का एग्ज़ाम करूँ। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? मुझे आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता, मुझे आपकी वीकनेस नहीं पता। कोई मुझसे कहता है कि नीट का एग्ज़ाम दूँ या फिर ये वाला एग्ज़ाम दूँ, या ये जॉब में जाऊँ या वाई जॉब में, XY जॉब में जाऊँ या वाई जॉब में जाऊँ, मुझे कैसे पता होगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, क्या पैशन है, क्या एप्टीट्यूड है? हाउ वुड आई नो? सो ओनली आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दीज, जो कि एक्चुअली में उसका रियल अंडरस्टैंडिंग आपको ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया है आपके साथ किसी ने, वो आपने ही स्पेंड किया। तो ओनली यू विल बी एबल टू टेल द करियर डिसीजन, वो उसका
डिसीजन कोई बाहर से आपको आके नहीं बताएगा, वो आपको खुद लेना पड़ेगा. एंड या आई थिंक दीज आर द जस्ट 2 मार्कर्स या फिर एडवाइस दैट आई वांटेड टू गिव. थैंक्स आरिफ फॉर गाइडिंग अस कि आखिर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है. आई होप हम फिर से मिलेंगे, फिर से जल्दी एक पॉडकास्ट शूट करेंगे इसी चीज़ों के ऊपर. डेफिनेटली. इट्स अरीब बाय द वे. ओह सॉरी, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. ओके. हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. आई होप इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मे बी, बट स्टिल आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर नहीं हुए होंगे. जैसे आपको पोर्टफोलियो कहाँ बिल्ड करनी है, मे बी शायद आपकी पोर्टफोलियो है तो आपको ऑडिट करानी है, मे बी शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा है तो आपको मे बी शायद मेरा टेम्पलेट चाहिए है, या मेरी आउटरीच की प्रोसेस पूरी जाननी है, या ऐसे बहुत सारे आपके खुद के डाउट्स होंगे जो आपको मुझसे पूछना है. तो इन सबको क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से वो कॉल बुक कर सकते हैं. एंड फॉर दी 30 मिनट टू 1 घंटे के लिए मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूंगी और आपके लिए 1-on-1 सपोर्ट मिलेगा. तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है एज अ फ्रीलांसर, मेक श्योर आप एक कॉल बुक करें मेरे साथ एंड अपने डाउट क्लियर कर लें.